हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे पहले के वीडियोस भी देखें, जिससे कि कोई भी बेसिक इन्फॉर्मेशन या फंडामेंटल मिस ना हो और आगे की जानकारी भी आपको आसानी से समझ में आए। तो आज का हमारा टॉपिक है सप्तम भाव, सेवेंथ हाउस ऑफ कुंडली। तो यहाँ हम जानेंगे सप्तम भाव के सारे कारकत्व या सिग्निफिकेशंस के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सभी सप्तम भाव के कारकत्व हैं। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे और कुछ कारकत्व जैसे कि विवाह और बिजनेस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे विद एग्जांपल, क्योंकि अक्सर लोग इन सिग्निफिकेशंस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो सेवेंथ हाउस है हमारे लाइफ पार्टनर का, और इस भाव से हम जान सकते हैं कि हमारे पार्टनर का रंग, रूप, स्वभाव कैसा होगा। तो इसको आप उसी तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि फर्स्ट हाउस है लग्न का। तो लग्न से हम अपने व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, उसी तरीके से सेवेंथ हाउस से आप अपने पार्टनर के व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। यह भाव है विवाह का, वैवाहिक जीवन का। तो अगर सप्तम भाव पर बेनिफिक प्लैनेट है या बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि है, तो ये कहा जा सकता है कि वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। और अगर किसी मेलिफिक प्लैनेट की का इन्फ्लुएंस है सेवेंथ हाउस पर, तो थोड़े चैलेंजेस रहेंगे मैरिड लाइफ में। ये भाव काम वासना का भी है, यानी कि सेक्सुअल डिजायर का। और इस भाव से हम ये भी देख सकते हैं कि अगर किसी जातक को बिजनेस करना है तो वो कौन सा बिजनेस करे जो उसके लिए अच्छा रहे, या उसको बिजनेस पार्टनरशिप किसी के साथ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके लिए कैसा रहेगा। सेवेंथ हाउस से हम स्टेटस भी देखते हैं। तो अक्सर आपको, अगर आप ये बात जानते हैं, तो स्टेटस हम टेंथ हाउस से देखते हैं। लेकिन अगर हम भावत भावम के कॉन्सेप्ट से जाएं, तो टेंथ से टेंथ जो हाउस है वो होगा सेवेंथ हाउस। तो इस वजह से हम सेवेंथ हाउस से भी किसी जातक का स्टेटस देख सकते हैं। अब एक इंफॉर्मेशन और भी है कि अगर सप्तम भाव से रिलेटेड किसी की दशा चल रही हो, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तो उस व्यक्ति को सोशली एक्टिव रहना चाहिए। मतलब कि उसे लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, कोई सेमिनार देना चाहिए। तो इस वजह से उसको सोशली अगर वो एक्टिव रहेगा तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब सेवेंथ हाउस फॉरेन रेसिडेंस को और फॉरेन जर्नीज को भी दिखाता है। तो अगर मैं फिर से भावत भावम से के कॉन्सेप्ट से हम देखें, तो फोर्थ हाउस है हमारे घर का। लेकिन फोर्थ से फोर्थ अगर हम जाएं तो वो होगा सेवेंथ, मतलब घर जो कि घर से दूर है। तो हो सकता है अगर किसी जातक की सेवेंथ हाउस से रिलेटेड, ग्रह से रिलेटेड कोई दशा चल रही हो, तो वो उस वक्त अपने घर से, अपने नेटिव प्लेस से दूर जा सकता है। क्या ये भी कह सकते हैं कि इस दशा के टाइम पर उसका घर चेंज हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। इस भाव को हम केंद्र भाव के नाम से भी जानते हैं और मारक भाव के नाम से भी जानते हैं। तो मैं अपने पहले के वीडियोस में भी बता चुकी हूं कि केंद्र भाव में अगर शुभ ग्रह हो तो वो बहुत अच्छे शुभ फल देता है। और सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस मारक भाव होते हैं। तो जब भी सेकंड हाउस के स्वामी या सेवेंथ हाउस के स्वामी की दशा चलेगी, तो जातक को कष्ट होगा, शारीरिक कष्ट होगा। तो मारक भाव का मतलब ये नहीं है कि मृत्यु हो जाएगी, पर हाँ, इस भाव के स्वामी की जब दशा चलेगी उस वक्त उस जातक को शारीरिक कष्ट हो सकता है। तो सेवेंथ हाउस से अगर हम फैमिली मेंबर को देखें, तो सेवेंथ हाउस से हम अपने स्पाउस को, यानी कि लाइफ पार्टनर को देखते हैं, दूसरी संतान को देख सकते हैं,
और अपने तीसरे भाई बहन के बारे में देख सकते हैं। और बॉडी पार्ट्स में 7th हाउस कवर करता है सारे सेक्सुअल ऑर्गन्स को, यानी कि प्राइवेट पार्ट्स को। तो अगर 7th हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट हो और बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, अशुभ ग्रहों की दृष्टि भी हो, तो इस दौरान किसी जातक को प्राइवेट पार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। मान लीजिए जैसे कोई फीमेल है तो उसको गायनिक रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब 7th हाउस का जो कारक ग्रह है वह है शुक्र। तो अगर हमें किसी के विवाह की स्थिति देखनी हो तो हाँ, हम 7th हाउस से देखेंगे और 7th हाउस के स्वामी की किस स्थिति में है वो भी देखेंगे। बट शुक्र ग्रह की स्थिति देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए कि 7th हाउस किसी जातक का शुभ स्थिति में है, लेकिन अगर आपने देखा कि शुक्र की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, तो वैवाहिक जीवन में कुछ कमी आ सकती है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि हम कुछ सिग्निफिकेशंस जो हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। एक कुंडली में डिले है मैरिज रिलेटेड और दूसरी कुंडली में अगर हम सिर्फ मैरिज की टाइमिंग को देखें तो ऐसा कोई इशू नहीं था, मैरिज समय पर हो गई थी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, ये मेरे पास आई थी देखने के लिए। तो उनको दिक्कत थी कि 35 प्लस एज हो गई है बट विवाह नहीं हुआ। तो अगर हम इसको विवाह ना होने का रीज़न और विवाह कब होगा अगर इसको हम एनालिसिस करें, तो पहले मैं 7th हाउस से स्टार्ट करूंगी। तो देखिए 7th हाउस में राहु है। हालांकि राहु वृषभ में है जो कि अच्छी स्थिति मानी जाती है, बट ये एक मेलेफिक प्लैनेट है। तो ये कोई भी कष्ट दे सकता है, या तो अगर शादी टाइम पर हो जाएगी तो हो सकता है कुछ मैरिड लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम हो। तो 7th हाउस हमने देखा कि ये मेलेफिक प्लैनेट है, तो ये प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम एरिया है। फिर हमने देखा कि 7th हाउस का जो स्वामी है यानी कि 2 नंबर उस 7th हाउस यानी कि शुक्र, शुक्र कहाँ बैठा है? 12th हाउस में। तो 12th हाउस में शुक्र जो 7th है ये उसकी स्वराशि में बैठा है, पर बैठा किसके साथ है? शनि के साथ। तो हम ये बोल सकते हैं कि शनि की वजह से डिले हो रहा है। और शनि और शुक्र भी आपस में मित्र हैं और शनि 7 नंबर यानी कि उच्च में बैठा है। तो स्थिति ठीक है, बट हाँ डिले हो रहा है। तो डिले के लिए हमें और भी चीज़ें देखनी होंगी, जैसे कि हमें दशा का एनालिसिस भी करना होगा, क्योंकि अगर ग्रह की स्थिति सही है तो सही दशा आना भी जरूरी है किसी प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए। तो मान लीजिए कि इनकी कुंडली में हमने दशा का एनालिसिस भी किया कि अगर शुक्र की अंतरदशा आती है, जैसे इनकी अभी शनि की महादशा चल रही है और शुक्र की अंतरदशा भी अभी चल रही है। तो शुक्र की अंतरदशा चलते समय हम देखेंगे कि 2nd हाउस, 7th हाउस और 12th हाउस दोनों विवाह के जो ग्रह हैं 7th हाउस दोनों एक्टिवेटेड हैं। तो हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है कि इनकी शादी शुक्र की अंतरदशा में हो जाए। तो अभी मैं सिर्फ 7th हाउस पर फोकस कर रही हूं। हालांकि वैवाहिक जीवन देखने के लिए हमें सिर्फ 7th हाउस पर फोकस नहीं करना है, हमें ओवरऑल कुंडली एनालिसिस करनी है। तो हमें 2nd हाउस भी एनालाइज करना है जो कि परिवार के लिए है, 4th भी करना है, 7th भी करना है और 12th भी करना है, क्योंकि 12th हाउस इज अ बेड प्लेजर। तो इन सभी को एनालिसिस करके तब हमें कोई कंक्लूजन पे आना है। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ 7th हाउस पर फोकस कर रहे हैं शादी के लिए, तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया कि अगर ऐसा है तो हमें सबसे पहले हम जिस प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं उस रिलेटेड को हाउस को देखना है और फिर उसका स्वामी की स्थिति क्या है उसको देखना है। ऑफ कोर्स ये भी देखना है कि 7th हाउस पर दृष्टि क्या है, ये सभी चीजें देखनी है।
लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है जड़ और जीव का। तो जब भी कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछे किसी पर्टिकुलर एरिया में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम शादी की बात कर रहे हैं, तो आपको 7th हाउस देखना है, क्योंकि अगर 7th हाउस पीड़ित है, फिर आप देखिए कि उसका जीव यानी कि उसका स्वामी कहाँ है, हाउस लॉर्ड कहाँ है। तो इसे हम बोलते हैं जड़ और जीव। तो ये एक एग्जाम्पल है। और अब मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल पर लेके चलती हूँ। जैसे ये वाला दूसरा एग्जाम्पल है। अब ये भी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और यहां पर भी केतु फर्स्ट में है और राहु 7th हाउस में है। तो यहां पर भी हमने देखा कि 7th हाउस पीड़ित है। फिर हमने देखा कि 7th हाउस का जो स्वामी है शुक्र, वो कहां बैठा है, 5th हाउस में। और शुक्र 12 नंबर या के साथ यानी कि उच्च का है। तो अगर आप दोनों कुंडली को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि ये भी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और ये भी, यहां पर भी राहु है, यहां पर भी राहु है। लेकिन इनकी शादी, जो एग्जाम्पल 2 में मैं बता रही हूं, इनकी शादी समय पर हो गई। क्यों? क्योंकि इनकी भी शनि की महादशा चल रही थी, बट इनको शुक्र की जो अंतरदशा है वो समय पर मिल गई। तो इनका जो विवाह है वो 28 वर्ष में हो गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि उस जातक को फेवरेबल दशा समय पर मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है। तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल लिए मैरिज रिलेटेड एस्पेक्ट को समझाने के लिए। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो ये पूछ सकते हैं कि हमारे लिए बिजनेस करना सही रहेगा या नहीं, या हमें किस टाइप का बिजनेस करना चाहिए, या हमें किसी के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो इन सभी चीजों को भी हम 7th हाउस से देख सकते हैं। तो ये जो कुंडली है, फर्स्ट एग्जाम्पल, ये है सिंह लग्न की कुंडली, और 7th हाउस में है मरकरी। तो मरकरी किस हाउस का लॉर्ड है? सेकंड का और 11th हाउस का। तो ये जातक हम बोल सकते हैं कि ये जातक, सेकंड हाउस है हमारी फैमिली का। तो अगर ये फैमिली बिजनेस करे, कोई फैमिली के साथ मिलकर करे, तो इसके लिए अच्छा रहेगा। और 11th हाउस है गेंस का, तो इसको हमेशा लाभ होगा। ठीक है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। दूसरी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो 7th हाउस में है मंगल, और किस भाव का स्वामी है? 12th हाउस का और 7th हाउस का। तो 12th हाउस है लॉसेस का। तो क्या हम इसे बोल सकते हैं कि इसको बिजनेस में लॉस होगा? हाँ, हो सकता है। तो हमें इसे क्या सजेस्ट करना चाहिए अगर ये बोले कि मैं बिजनेस ही करना चाहता हूं? तो 12th हाउस जो है वो हमारा कारक है फॉरेन रिलेटेड चीजों का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, या कोई भी विदेशी कंपनी के साथ जुड़ के काम करने का। तो हम इस व्यक्ति को ये बोल सकते हैं कि आप कोई भी ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जो जिसका रिलेशन फॉरेन से हो। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सकता है, फॉरेन में कोई एमएनसी हो उसके साथ जुड़कर हो सकता है। तो ये सारे चीजें हम किसी जातक को सजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर 7th हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट हो, या अ, तो हम इसे बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप का जो, अगर पार्टनरशिप करना चाहे तो उसको हमें और अच्छे से एनालाइज करना होगा। अब मैंने आपको एक तीसरा जो एस्पेक्ट है इंपॉर्टेंट, वो है मारक भाव से रिलेटेड। तो अगर मैं पिछले एग्जाम्पल में जाऊं, ओके, यहीं से हम बात करते हैं। तो अगर इस एग्जाम्पल में हम देखें, मारक भाव हमारे कौन से हैं? सेकंड भाव और 7th। तो जब भी मरकरी से रिलेटेड
या शनि से रिलेटेड महादशा चलेगी इस जातक की, तो इसे शारीरिक कष्ट होगा। और अगर हम यहां पर देखें इस एग्जाम्पल में, तो सेकंड भाव है मरकरी और सेवेंथ भाव है मंगल का। तो जब मरकरी और मास यानी कि मंगल की महादशा चलेगी तो इस जातक को शारीरिक कष्ट होगा। तो इस जातक को स्वयं महामृत्युंजय का पाठ करना चाहिए जब भी इसकी दशा स्टार्ट हो। मारक भाव से रिलेटेड एक ये भी सूत्र है कि अगर किसी भी जातक के मारक भाव की दशा चले तो वह व्यक्ति उस दशा में बिजनेस में और फाइनेंसेस में काफी सक्सेस पाता है। भले ही उसको कोई हेल्थ इशू हो सकता है, पर बिजनेस और फाइनेंसेस में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।